बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 9 अप्रैल है, एक साल मुकम्मल हो गया। एक साल मुकम्मल हो गया रजीम चेंज ऑपरेशन को। ये वो दिन था जब पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने, बल्कि इदारों ने मिलकर सियासतदानों के साथ पाकिस्तान की एक हुकूमत को घर भेजा था। इसके बाद से लेकर अब तक 365 दिनों में पाकिस्तान में वो कुछ हुआ है जिसकी मिसाल पाकिस्तान के किसी सियासी दौर में नहीं मिलती। यानी डिक्टेटरशिप में जिस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, बाद औक़ात ये उससे भी आगे निकल गए। ये एक साल पाकिस्तान के लिए कैसा था, इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करेंगे, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये वो दिन था जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था। आज की रात रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी। कैदियों वाली गाड़ियाँ वज़ीर आज़म हाउस के बाहर पहुंचा दी गई थी। रेड जोन को सील कर दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, हुकूमत उनकी थी, वज़ीर दाखिला उनका था, सब कुछ उनके कंट्रोल में होना चाहिए था, लेकिन चीज़ें किसी और के कंट्रोल में चली गई थी। हर चीज़ को कोई और कंट्रोल कर रहा था और कंट्रोल इंतज़ामिया का हुकूमत के पास से पहले ही जा चुका था। हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए थे, रेड जोन को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे। मुल्क के निज़ाम को और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके अहकामात को कोई और देख रहा था। रजीम चेंज ऑपरेशन वालों के हाथ के अंदर ये सारा कंट्रोल चला गया था। इससे पहले ये तमाशा भी लगा रहा था कि कभी सिंध हाउस के अंदर और कभी इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी के लोटों को छुपा कर रखा जाता था और वहाँ पे सिंध की पुलिस आकर ड्यूटी देती थी। जबकि उन दिनों में जिस होटल के अंदर रखा गया था वहाँ पे एक भी कमरा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो कमरे किसी ख़ास मकसद के लिए बुक किए गए थे और वो एक इदारे ने बुक किए थे। लेकिन वहाँ से 22 के करीब कमरे मिल जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रहने के लिए, और वहाँ पे सिंध पुलिस तैनात की जाती है, उनके कमांडोज बुलाए जाते हैं। वो चीज़ें मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ, एक साल पहले। मैं उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। हमारे साथ हम टोटल 7 सहाफ़ी थे जो वहाँ गए थे। एक खातून सहाफ़ी थी हमारे साथ, फरीहा इदरीस साहिबा। सहाफ़ी ज़्यादातर वहाँ से चले गए थे। मैं और शहीद अरशद शरीफ, हम बहुत देर तक वहाँ एक ऑफिस में बैठे रहे और बैठने का एक मकसद था, कभी ज़िंदगी रही तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि उस दिन वहाँ पर क्या हो रहा था और गवाहों के साथ बताऊँगा। शहीद अरशद शरीफ ने, वो सिगरेट पीते थे, वो सिगरेट पी रहे थे उस दिन, और मुझे सिगरेट से बड़ी सख्त एलर्जी हो जाती है, मेरा गला बंद हो जाता है, प्रॉब्लम होती है मुझे। लेकिन इसके बावजूद मेरे पास उस दिन बर्दाश्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं अरशद शरीफ भाई से इतना फ्री नहीं था कि मैं उन्हें कहूँ कि आप सिगरेट बंद कर दें। लेकिन मैं उस वक्त ये भी नहीं चाहता था कि मैं इस महफिल से अलग हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर 2 लोग और भी मौजूद थे, एक पोलिटिकल शख्सियत भी मौजूद थी। और मेरा और अरशद शरीफ साहब का एक बात के ऊपर इत्तेफाक था उस रात को कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ये सारा मामला जिसको अपनी तरफ से आज समेट दिया गया है, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। इस मामले पे शहीद अरशद शरीफ का और मेरा एक कंसेंसस था उस रात को, और वो बात ठीक साबित हुई। और अरशद शरीफ साहब फिर उठ के वहाँ से चले गए थे। मैं वो आखिरी आदमी था जो उस रात वहाँ वज़ीर आज़म हाउस से निकला था। मैंने इमरान खान साहब को डायरी उठाकर जाते हुए देखा था और ये रिपोर्ट किया था कि जब वो आदमी वहाँ से जा रहा था, मैंने उनके लोगों से पूछा, मैंने कहा जी सामान किधर है इमरान खान साहब का? सहाफ़ी हूँ मैं, मेरे दिमाग में ये था कि ये ट्रक आके लगेंगे, देखूंगा कौन सा सामान जाता है। तो मुझे जो जवाब देने वाला शख्स था उसने ये कहा कि इस वज़ीर आज़म हाउस में एक चप्पल भी नहीं है। ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया था और उसने कहा कि ये सिर्फ एक डायरी लेकर आते हैं और ये डायरी लेकर वापस चले जाते हैं। उनकी डायरी के ऊपर उन्होंने एक सफ़ा रखा हुआ होता था, ऐसे खाली सफ़ा ऊपर ना, तो उस सफ़े के ऊपर लिखा होता था, डायरी के ऊपर उन्होंने इसलिए रखा होता था कि वो नहीं चाहते थे कि पढ़े उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर खादमे मदीना लिखा हुआ होता था, ये भी मुझे। और उसके बाद उस रात ही इमरान खान साहब ने हम लोगों से बात करते हुए पूछा था कि देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क पे जो मेरे खिलाफ ना हो। तो इस पे काफ़ी डिस्कशन भी हुई थी। अरशद भाई ने भी इसका जवाब दिया था कि तमाम इदारे एक्सपोज हो चुके हैं, बल्कि अदालतें भी खुल चुकी हैं। ये वो रात है जिस रात अदालतें खुली थी।
हालांकि अभी अतर मनल्ला साहब ने फरमाया है कि उस वक्त होने वाला सो मोटो नोटिस भी गलत था, आज होने वाला भी गलत है, लेकिन उस सो मोटो के ऊपर तो कभी कोई नहीं बोला। और इमरान खान साहब ने फैसला कबूल भी किया था, बल्कि जबरदस्ती की गई थी। आपको पता है पूरा का पूरा निजाम किसी और जगह से ऑपरेट हो रहा था। अतर मनल्ला साहब उस रात को अदालत क्यों गए थे और किसके बताने पर गए थे और किसके कहने पर गए थे? जाकर आधी रात को अदालत क्यों खोली थी? क्योंकि हम मीडिया वालों को तो अचानक पता चला कि अदालतें खुल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिसकी मौजूदगी में अदालतें खोलना जरूरी होता। चीजें तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन रात को अदालतें खोली गई क्योंकि इस बात का शक पैदा हो गया था कि इमरान खान साहब कहीं आर्मी चीफ को घर ना भेज दें, और रात को अदालतें खोल दी गई। और बाद औक़ात हमने ये भी सुना कि मार्शल लॉ का खतरा था, बाद औक़ात ये भी सुना कि आइन की सरबुलंदी के लिए खोली थी, लेकिन था तो वो एक खालिसतन सियासी मामला। अब जो कहा जाता है कि सियासी मामले में अदालतों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो 9 अप्रैल की रात आज से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले अदालती मुदाखलतें हलाल कैसे थीं? आज तो अदालत कह रही है कि इलेक्शन करवाए जाएं 90 दिन के अंदर, इससे ज्यादा तो कोई डिमांड नहीं कर रही। वकला भी अदालत में मौजूद थे, कौन सी जमात के वकला मौजूद थे ये भी आप पता करवा लें। दरखास्त लेकर कौन आया था और दरखास्त के ऊपर तारीख क्या लिखी हुई थी, या तारीख का खाना खाली था, ये भी आप पता करवा लें। इसके बारे में भी बहुत सारी मुबैना तौर पे चीजें जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। बहरहाल रोजाना एक नई चीज होती रही है इन 365 दिनों में। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं, इंसानों का जीना इस मुल्क में मुहाल कर दिया गया है, महंगाई का एक तूफान है। पाकिस्तान का मीडिया सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को 3 गुना महंगाई बढ़ने के बावजूद आज बात महंगाई पे नहीं करनी, आज बात करनी है कि इमरान खान कब नाअहल किया जाएगा, कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब उसका पत्ता साफ किया जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपोज हुई है। इस 1 साल में पाकिस्तानियों को बहुत कुछ सिखाया है, डायग्नोज हो गया है कि प्रॉब्लम है क्या पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों को यह पता चल गया है कि 70 साल से पाकिस्तान के साथ खेल कौन खेल रहा था और किसने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा पाकिस्तानियों के सामने आया है, और पाकिस्तानियों को पता चला है कि सियासतदानों का तो एक रोल बदनामी वाला था ही, इसके पीछे और भी हाथ होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। तो ये 1 साल इस लिहाज से बेहतर रहा कि पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली है, पाकिस्तानियों को पता चला है कि एक्चुअली पाकिस्तान को नकब लगती कहां से है। अब रोजाना एक नया इख्तलाफी नोट या कोई नया फैसला आ जाता है, कोई ना कोई चीज आ जाती है, और ऐसा लगता है कि वो सियासी नौयत की, और वो इसलिए आई है कि पीडीएम की जमातों को इंतखाबात से बचाना है, और कोई रास्ता है ही नहीं। इस पर एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है सदीक जान साहब ने। 2 काम किए हैं सदीक जान ने, एक तो सर्वे बहुत अच्छा करवाया, वो मौजूद है, और दूसरा सदीक जान ने एक ट्वीट किया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सदीक जान का ये कहना है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जज भी मीडिया मैनेजमेंट सीख गए हैं, एक दिन में 2 नोट जारी नहीं करते। जिस दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत के पास पहले से कोई बड़ी चीज मौजूद हो, उस दिन तो कोई भी चीज जारी नहीं करते। जो दिन चीफ जस्टिस के खिलाफ किसी बड़ी चीज से खाली हो, उस दिन कुछ ना कुछ जरूर जारी कर देते हैं। रोजाना कोई एक जज इख्तलाफी नोट, इसका तफसीली फैसला और कोई खत लिख रहा है, फिर इस पर हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयानिया बना रही है। क्या ये सब कुछ इत्तफाकिया है? लगता तो नहीं है कि ये सब कुछ इत्तफाकिया है। जो एक इख्तलाफी नोट आया है जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का जब आया, उन्होंने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की कार्रवाइयां रोकने का अपना तफसीली फैसला अब जारी कर दिया है। यह हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने वाला केस था। उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को लार्जर बेंच तश्कील देने के रोस्टर पर दस्तखत किए। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। अब मामला यह है कि जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का फैसला आता है 29 मार्च को। 29 मार्च वाले फैसले में ये फिर वही सवाल पैदा हो जाता है। मैंने 1-2 वकला से बात की है, वो भी हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे होता है। हो सकता है इसमें हमारा नॉलेज थोड़ा कम हो सकता है हम इसको ना जानते हों, लेकिन जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो हैं वो 29 तारीख को एक चीज़ का फैसला करते हैं। जब तफसीली फैसला आता है तो उसमें वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो 4 अप्रैल को हो रही हैं, यानी 6 रुकनी बेंच बन रहा है 4 अप्रैल को, तो वो उसके अंदर कैसे शामिल हो जाती हैं।
बहरहाल जस्टिस फायद ईसा साहब का फैसला अदालत की वेबसाइट पर लगाया गया और फिर हटा दिया गया। कादी फायद ईसा साहब का 6 रुकनी बेंच से मुताल्लिक तफसीली नोट अदालत की वेबसाइट से हटा दिया गया है। जस्टिस कादी फायद ईसा का नोट अंग्रेजी और उर्दू तर्जमे के साथ वेबसाइट पर जारी किया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया है। एक और चीज़ है हुकूमत के लिए बुरी खबर है, वही है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने पार्लियामेंट की जो करारदाद है उसको गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया है। ये जिन 42 लोगों ने दस्तखत कर दिए ना उसके ऊपर, ज़्यादातर मखसूस नशस्तों वाले हैं, ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इन्हें चाहिए कि तहरीरी तौर पर माफ़ी लिखकर अदालत में जमा करवा दें। अगर इनके खिलाफ वकला अदालत में चले गए और जाकर उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि आइन में तरमीम तो इन्होंने की नहीं, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, और इसीलिए ना शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए, ना बिलावल ने किए, ना खुर्शीद शाह ने किए, किसी भी बड़े सियासतदान ने दस्तखत नहीं किए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने, इत्तेहादियों ने भी दस्तखत नहीं किए, काफ लीग वालों ने भी दस्तखत नहीं किए। तो दस्तखत ना करने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि इस पर तौहीन अदालत लग जाएगी और मामला ऐसा हो जाएगा कि नाअहल होना पड़ जाएगा। तो ऐसे में जो है वो ऐसे लोगों से दस्तखत करवा दिए गए जिनको मखसूस नशिस्तों पर रखा जाता है, या अननोन किस्म के लोग हैं जो चीज़ों को ज़्यादा जानते नहीं हैं। बहरहाल जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई सरी गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है, उसने आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 68 किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है। यह आर्टिकल 68 को आप समझ लें कि पार्लियामेंट के अंदर किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से बहस ही नहीं की जा सकती। आर्टिकल 6 इसमें मना करता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के अरकान के खिलाफ तौहीन आमेज और इंतहाई अहानत आमेज तबसरे किए हैं। ये तबसरे न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि अदलिया की सालमियत के लिए बराह रास्त चैलेंज है। पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जेक्टिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। रियासत की कोई शाख किसी दूसरे पर तजावुज़ नहीं कर सकती और ना ही उससे बढ़तर है। बहरहाल ये तो हो गया। अब एक और काम देखिए, एक कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें यह तय किया जाता है, मैं बुनियादी चीज़ें आपको बता देता हूं कि दोबारा से एक भरपूर ऑपरेशन पाकिस्तान में किया जाएगा और जो मुज़ाकरात की पॉलिसी थी उसको गलत पॉलिसी करार दिया गया और अब जो नई पॉलिसी बनाई गई उसमें यह कहा गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि अब ऑपरेशन किया जाएगा कलदम तंजीमों के खिलाफ। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि ये इमरान खान साहब के खाते में डालने की कोशिश की गई कि ये जो मुज़ाकरात वाली पॉलिसी है ये सिर्फ इमरान खान साहब की थी। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी कहा था कि ये जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की पॉलिसी थी। इमरान खान साहब इसके हामी थे और हामी अभी भी हैं, और अभी भी लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर खून रेजी हो या दूसरे मुल्कों की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़ी जाए। अब जरा इस हुकूमत का कारनामा देखिए। मैं आपको 7 जुलाई 2022 का राणा सनाउल्लाह साहब का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। 7 जुलाई 2022 को राणा सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे पाकिस्तान के। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ऑल द पॉलिटिशियंस अटेंडिंग द मीटिंग एग्रीड on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. अब राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई थी कमेटी की 7 जुलाई 2022 को, जब राणा सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, तो उस वक्त मुतफिका तौर पे ये तय हो गया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है वो डायलॉग की हामी हैं और बैंड आउटफिट के साथ, कलदम तंजीमों के साथ वो डायलॉग करना चाहती हैं और पार्लियामेंट इसकी निगरानी करेगी। अब इमरान खान के खाते में कैसे डाल सकते हैं? ये तो फैसला आपने जुलाई में भी किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तो ये फैसला उन्हीं के फैसलों का तसलसल था कि मीटिंग की जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे। ये वो टाइम है जब मुराद सईद वगैरह ने शोर मचाया हुआ था और सारे लोग ये कह रहे थे
कि तालिबान को अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया जा रहा है और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कबायली इलाकों में, खासतौर पे मालाकंड के एरियाज में। स्वात में लोगों ने बहुत एहतजाज किया था इस बात के ऊपर कि मुसल्लह लोग यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो मकामी लोगों को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उस वक्त ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट था। आज ये इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं तो जरा रिकॉर्ड इसका सीधा रखा जाए। मौलाना अहमद लुधियानवी जो हैं, ये भी करदम तंजीम से इनका ताल्लुक है और ये बैन भी रहे हैं। इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में और वो टीवी चैनल्स बराह रास्त दिखाते हैं। उसके अंदर इन्होंने एक धमकी दी है मौलाना साहब ने। अहमद लुधियानवी साहब फरमाते हैं कि हम 313 के मानने वाले हैं और जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो ये मम्मी डैडी और बर्गर जो है ये हमारे आगे ठहर नहीं सकेंगे। एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठी हो, वो एक चीज़ तय करे करदम जमातों के बारे में और अगले दिन मौलाना साहब बैठ के उनको इस किस्म की धमकी दें, तो ये एक बहुत अजीब चीज़ मुझे लगी है। और दूसरी बात ये है कि 313 के मानने वाले तो पाकिस्तान में सारे ही हैं। वो जो 313 थे उन्होंने तो कुफार से लड़ाई की थी, तो कुफार से अगर आपको लड़ाई करनी है तो जाके आप फ़लस्तीन को या कश्मीर को आज़ाद करवा लें। ये इस्लामाबाद के अंदर तो कुफार मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो मम्मी डैडी हैं, चाहे वो बर्गर हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो हमारे फौजी हैं, वो सारे भी 313 के मानने वाले हैं। तो इस किस्म का कोई कॉपीराइट तो नहीं है किसी आलम दीन के पास या किसी फ़िरके के पास या किसी मौलवी के पास कि 313 के मानने वाले सिर्फ हम हैं। 313 के तो सारे मुसलमान मानने वाले हैं, तमाम फ़िरकों के लोग मानने वाले हैं। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, नफ़रत का दर्स नहीं देता। नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। अभी एक और वाक़या हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मैं बहुत सारे उलमा इकराम को सुनता हूँ, गाड़ी चलाते हुए अक्सर सुनता रहता हूँ, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मुझे मौका मिलता है। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी सुना है, मैंने तारक मसूद साहब को भी सुना है, मौलाना तारिक जमील साहब को भी सुना है, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को भी सुना है, तरद कादरी साहब को भी सुना है एक दौर में, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो है वो बड़ी मीठी बात करते हैं, उनको भी सुना है। मैंने खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी सुना है और उनके बड़े कॉन्सेप्ट बाज़ चीज़ों के अंदर बड़े शानदार थे। तो सबका अपना अपना एक कलर है, अपनी अपनी एक बात है और ये सारे दीन की तरफ बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मैं पिछले कई सालों से सारी नमाजें पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात मैंने कभी आपको नहीं बतानी थी और ये मेरी और मेरे रब के बीच का मामला है। लेकिन आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मैंने जो बयान सुना जिसके बाद मैंने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू की, वो इंजीनियर मोहम्मद अली की थी, उनका बयान था। मैं बाकी उलमा को सुनता हूं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं उनके ऊपर कुछ पे अमल करता हूँ, कुछ पे नहीं कर पाता। लेकिन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सालों से जब मैंने नमाज बाकायदा पढ़ना शुरू की और मैं नमाज के अंदर अब छुट्टी नहीं करता, तो वो इंजीनियर साहब का एक बयान मैंने सुना था, उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। ये सारे आलम दीन जो है वो दीन की तरफ बुलाते हैं। हुआ क्या है कि इंजीनियर साहब के ऊपर ना सिर्फ कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया है एक जानिब से, बल्कि उन्हें कत्ल करने के लिए इनाम का भी कह दिया गया है एक जानिब से, और उनके ऊपर हर तरफ से जलगार हो रही है। उनके ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बात कर दी। अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान में ये फिरका वारियत की और इस तरह की चीज़ों की आग मत लगाइए। ये आग भड़केगी, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को आग में जला के खुद महफूज रहें। ये आग आपके दरवाजे तक खुदा न खास्ता पहुंचेगी, अभी भी समझ जाइए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।